हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर सिकंदर नेगी। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया 1700 टू 1947, यानी भारत में संवैधानिक विकास 1700 शताब्दी से लेकर 1947 तक। संविधान शब्द सम और विधान दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ बराबर और विधान का अर्थ है नियम और कानून होता है, अर्थात वो नियम जो सभी नागरिकों पर एक समान लागू होता है संविधान कहलाता है। संविधान किसी देश की नीतियों और सिद्धांतों का वो संग्रह होता है जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। ये दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा वो लिखित संविधान है। वर्तमान में भारत के संविधान में 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। संविधान में समय समय पर कई संशोधन किए जाते हैं। भारत का संविधान सतत विकास की परिणति था। इसका विकास अंग्रेजों के आगमन से ही आरंभ हो गया। भारतीय संविधान के विकास मंडल यानी डेवलपमेंट ब्लॉक को हम 3 अवधियों में क्लासिफिकेशन कर समझ सकते हैं। फर्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1600 से लेकर 1858 तक। दूसरा जो फेज है इंग्लैंड सम्राट का शासन 1858 से 1947 तक। और जो थर्ड फेज है स्वतंत्र भारत में संविधान निर्माण काल 1947 से 1950 तक। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के एक राजलेख यानी गैजेट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई। इस चार्टर से पूरी देशों से व्यापार करने का एक अधिकार दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंध एक गवर्नर व 24 सदस्यों द्वारा होता था। इस कंपनी के प्रशासन के लिए विधि व दंड प्रदान करने की कुछ शक्तियाँ प्राप्त थी। इसके पश्चात 1609 और 1651, 1626 के चार्टर द्वारा भी सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों में वृद्धि कर दी। 1661 के राजलेख से कंपनी को फैक्ट्री में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए दीवानी व फौजदारी अधिकार प्रदान किया गया। 1726 का चार्टर यानी 24 सितंबर 1726, इस चार्टर के द्वारा कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में निगम की स्थापना हुई। सम्राट द्वारा मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में मेयर कोर्ट स्थापित किया गया। कंपनी को स्वयं के लिए एक विधि निर्माण की शक्ति दी गई। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को रेगुलेट और कंट्रोल करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। नेक्स्ट, इस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना के मुंबई एवं मद्रास को उसके अधीन कर दिया। गवर्नर जनरल को भारतीय राज्यों के साथ वॉर की घोषणा, शांति की स्थापना का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की काउंसिल बनाई गई। कार्यकाल 5 वर्ष समाप्त कार्यकाल से पूर्व हटा सकता था। गवर्नर जनरल को काउंसिल का नियम बनाने, अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को
निर्णायक मत देने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत में केंद्रीय सरकार की स्थापना की दिशा में प्रथम प्रयास था। कंपनी के डायरेक्टरों का कार्यकाल निश्चित कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से व्यापार व रिश्वत लेना रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर कंट्रोल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब कंपनी को भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। नेक्स्ट है 1784 ईस्वी का पीट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया। इस एक्ट से संबंधित विधेयक ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीट द यंगर ने संसद में प्रस्तुत किया। 1784 में ब्रिटिश संसद ने इसे पारित कर दिया। इस एक्ट के प्रमुख उपबंध निम्नानुसार थे। कंपनी के दीवानी सैनिक मालगुजारी शासन पर नियंत्रण रखने के लिए 6 कमिश्नर नियुक्त किए गए। इसका नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल रखा गया। नियुक्त एवं रिमूव सम्राट द्वारा किया जा सकता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के व्यापारिक कार्यों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की 3 सदस्यों की गुप्त समिति, भारत में गोपनीय आदेश भेजने की व्यवस्था, गवर्नर जनरल को काउंसिल की सदस्यों की संख्या घटाकर 4 से 3 कर दी गई, जिसमें एक प्रधान व सेनापति भी था। विशेष सिचुएशन में गवर्नर जनरल काउंसिल की सलाह की अवहेलना कर सकता था, परंतु ब्रिटिश आज्ञा के बिना युद्ध या संधि नहीं कर सकता था। मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर को पूरी तरह गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। मुंबई मद्रास के गवर्नर की सहायता के लिए 3 सदस्यीय काउंसिल बनाई गई। नेक्स्ट है 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश संसद का प्रथम चार्टर गवर्नर जनरल मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर की काउंसिल के सदस्य वही बन सकेंगे जो क्रम से कम 12 वर्ष तक रह चुके हो। गवर्नर जनरल को एक उप प्रधान नियुक्त करने का अधिकार, जिसमें अनुपस्थिति में काउंसिल की अध्यक्षता गवर्नर जनरल तथा प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों की अपनी काउंसिल के निर्णय बदलने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ के सदस्य द्वारा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषता थी। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, लेकिन उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 सालों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। नेक्स्ट, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। नेक्स्ट है 1833 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषता थी। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम में एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हो। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इसने मद्रास और मुंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और इस नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। भारतीय कानून का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं थी।
इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। इन्हें विधान पार्षद कहा गया। इसने सिविल सेवाओं की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था यानी ओपन कंपटीशन सिस्टम का शुभारंभ किया और पहली बार सिविल सेवा को भारतीय के लिए खोल दिया गया। इसके लिए 1854 में काले समिति की नियुक्ति की गई। इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधि यानी लोकल रिप्रेजेंटेशन प्रदान किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई, आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाना था। 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1857 के विद्रोह ने कंपनी की जटिल परिस्थितियों में प्रशासन की सीमाओं को स्पष्ट कर दिया था। इसके पश्चात कंपनी से प्रशासन का दायित्व वापस लेने तथा ताज यानी क्राउन द्वारा भारत का प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से संभालने की मांग और तेज हो गई। इसलिए यह अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं थी। भारत का शासन ब्रिटेन की संसद को दे दिया गया। नेक्स्ट, अब भारत का शासन ब्रिटिश महारानी की ओर से भारत राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया को चलाना था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। अब भारत के शासन संबंधी सभी कानूनों एवं कदमों पर भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई, जबकि भारत परिषद केवल सलाहकारी प्रकृति की थी। इस प्रकार ईस्ट इंडिया एक्ट द्वारा प्रारंभ की गई देश शासन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। डायरेक्टर की सभा यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और नियंत्रण बोर्ड या अधिकार सभा बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दिए गए तथा उनके समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिए गए। भारत परिषद के 15 सदस्यों में से 7 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार सम्राट तथा शेष सदस्यों के चयन का अधिकार कंपनी के डायरेक्टरों को दे दिया गया। अखिल भारतीय सेवाओं तथा अर्थव्यवस्थाओं से संबंध मसलों पर भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने को बाध्य था। भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल भारत में ताज के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा तथा उसे वायसराय की उपाधि दे दी गई। संरक्षण ताज सब परिषद, राज्य सचिव तथा भारतीय अधिकारियों में बढ़ गया। सिविल सेवा यानी कन्वेंटेड सिविल सर्विस में नियुक्तियां खुली प्रतियोगिताओं द्वारा की जाने लगी। भारत राज्य सचिव एक निगम निकाय यानी कॉर्पोरेट बॉडी घोषित किया गया, जिस पर इंग्लैंड एवं भारत में दावा किया जा सकता था अथवा जो दावा दायर कर सकता था। नेक्स्ट है 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं थी। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम में मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत की। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। नेक्स्ट है 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषता थी। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। इसने केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्ति का प्रावधान था। नेक्स्ट है 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम यानी मार्ले मिंटो सुधार। इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषता थी। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 20 हो गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। इसने
केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रयत्न परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया, जिसे अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय मेंबर बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की। इसने प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया। नेक्स्ट है 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेस्क्यू चैम्बर्स पर सुधार। इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषता थी। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी, जिनमें 104 निर्वाचित तथा 41 नॉमिनेटेड होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर यह था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को ही था। प्रांतों में देश शासन यानी दोहरी शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 सब डिवीजन में विभाजित किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय थे वित्त, भूमिकर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक, जातीय, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान, कारखाना, बिजली, गैस, व्यंगलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवा आदि। हस्तांतरित विषय जिसमें शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तोल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि। आरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था, जबकि हस्तांतरित विषय का प्रशासन प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के द्वारा किया जाता था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया। इस कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों का उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वो भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान किया। देश शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से है। फर्स्ट है अखिल भारतीय संघ। ये संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। देशी रियासतों संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधों संबंधी घोषणा जारी करने का अवसर ही नहीं आया। नेक्स्ट है प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में देश शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान
किया गया। नेक्स्ट, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। कुछ संघीय विषयों जिसमें सुरक्षा, वैदेशिक संबंध, धार्मिक मामलों आदि को गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखा गया। अन्य संघीय विषयों की व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल को सहायता एवं परामर्श देने हेतु मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई, जो मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था। नेक्स्ट है संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल यानी लंदन को प्राप्त थी। नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। भारत परिषद का अंत। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधि देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार एंग्लो भारतीय, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियों और हरिजनों के लिए भी किया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इसके द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट है अगस्त घोषणा 1940। ब्रिटिश सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के समय युद्ध में विजयी होने के लिए भारतीयों का सहयोग चाहती थी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय वायसराय को समाधान उठाने के लिए कहा। ब्रिटिश सरकार के आदेश पर भारतीय वायसराय लॉर्ड लिंगलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को घोषणा की कि जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव की निम्नलिखित विशेषता थी जो इस प्रकार से है। फर्स्ट है संविधान सभा का निर्माण करना। नेक्स्ट, भारत को शीघ्र ही अधिराज्य दिया जाना। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के विस्तार में भारतीयों के हितों के लिए कुछ भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना। नेक्स्ट है एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन दिया जाना। इसमें भारतीय दलों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन 1942। 1940 को अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों दलों ने अस्वीकार किया। भारतीयों को युद्ध में शामिल करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने दबाव डाला कि वो शीघ्र ही उनका समाधान करें ताकि युद्ध में सहयोग प्राप्त हो। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च को समाधान के लिए सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। सर स्टैफर्ड क्रिप्स 30 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचे। भारतीय नेताओं से बातचीत कर सुझाव प्रस्तुत किया जिसे क्रिप्स सुझाव से जाना जाता है। इस सुझाव में निम्नलिखित प्रावधान थे जो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है युद्ध के पश्चात भारतीय संघ की स्थापना जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत एवं भारतीय रियासतें भी शामिल हो। नेक्स्ट है भारतीय संघ को अधिराज्य का दर्जा दिया जाना। यह अधिराज्य आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र होगा। नेक्स्ट, युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इस संविधान में देशी रियासतों को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है शासन के अन्य सभी विभाग भारतीयों को सौंपे जाएंगे। नेक्स्ट है राजगोपालचारी योजना। क्रिप्स मिशन को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों दलों ने अस्वीकार कर दिया। 11 अप्रैल 1942 को सरकार ने इस प्रस्ताव को वापस लिया क्योंकि इस प्रस्ताव को कोई भी समाधान नहीं हो सका और 1944 को समाधान हेतु एक योजना प्रस्तुत की जिसे राजगोपालचारी योजना के नाम से जाना जाता है। इसके निम्नलिखित सुझाव थे जो इस प्रकार से है। फर्स्ट है मुस्लिम लीग भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करेगी तथा संक्रमणकालीन अवस्था के लिए कांग्रेस के साथ अंतरिम सरकार का निर्माण करेगी। नेक्स्ट है देश के विभाजन की स्थिति में प्रतिरक्षा, संचार तथा आवागमन समझौता होगा। जनसंख्या का आदान प्रदान इच्छा से किया जाएगा। नेक्स्ट है वेवल योजना और शिमला सम्मेलन। 11 जून 1945 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवल ने सम्राट की सरकार से परामर्श के बाद भारतीय नेताओं के सामने भारत की संवैधानिक समस्या का समाधान प्रस्तुत किया।
इसे बेबल योजना के नाम से जाना जाता है। बेबल योजना की शर्तें निम्नलिखित थी, जिसमें फर्स्ट है, ब्रिटिश शासन भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने व उसे स्वशासन के लक्ष्य की ओर अग्रसर करने का प्रयास करेगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों की एक नई सूची तैयार की जाएगी। इसमें वायसराय और प्रधान सेनापति को छोड़कर अन्य सभी सदस्य भारत के राजनीतिक नेता होंगे। नेक्स्ट है, संविधान का निर्माण युद्ध के बाद भारतीय द्वारा किया जाएगा। भारतीय प्रशासन में भारत सचिव का हस्तक्षेप कम से कम होगा और भारत को राष्ट्रमंडल या ब्रिटेन के साथ संबंध रखने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। लास्ट है, कार्यकारिणी में मुस्लिम हिंदू संख्या का अनुपात बराबर रखते हुए भारत के सभी प्रमुख समुदायों को संतुलित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता लेबर पार्टी के हाथों में आई तथा ब्रिटेन की श्रमिक दलीय सरकार भारत की राजनीतिक समस्या का समाधान पाने की उत्सुक थी। 1946 को भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार भारत में कैबिनेट मिशन भेजेगी। 24 मार्च 1946 को कमीशन की अध्यक्ष भारतीय मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और अन्य सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स तथा A.B. अलेक्जेंडर थे। इन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिए, जिसमें है, भारत में संघीय शासन देशी रियासतें ब्रिटिश प्रांत होंगे। संघ की एक कार्यपालिका तथा विधानपालिका होगी। जो विषय देशी रियासतों द्वारा संघ को नहीं सौंपे जाएंगे वो रियासतों के पास रहेंगे। संविधान सभा का निर्माण जब तक नहीं होगा तब तक के लिए देश में अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी। सत्ता के विकेंद्रीकरण के बाद ब्रिटिश नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। भारत की ब्रिटिश राष्ट्रमंडल छोड़ने या उसमें बने रहने का पूर्ण अधिकार होगा। नेक्स्ट, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास होगी। केवल रक्षा, विदेशी मामले और यातायात विषय केंद्र के पास रहेंगे। नेक्स्ट है, माउंटबेटन योजना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को ऐतिहासिक घोषणा की कि वो जून 1948 से पूर्व सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित करेगा। इसके साथ ही लॉर्ड बेबल के स्थान पर अंतिम भारत का वायसराय माउंटबेटन को नियुक्त किया गया। वायसराय माउंटबेटन ने 23 मार्च 1947 को कार्यभार संभाला। इस योजना के निम्नलिखित सुझाव थे। फर्स्ट है, भारत के विभाजन को स्वीकार करते हुए इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। ये भाग भारत पाकिस्तान होंगे। दोनों भाग स्वतंत्र होंगे। ये दोनों ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्य बने या ना बने, ये इन पर निर्भर होगा। नेक्स्ट है, बंगाल तथा पंजाब का विभाजन होगा और भारत पाकिस्तान सीमा निर्धारण के लिए सीमा आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। भारतीय देशी रियासतों पर ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो जाएगी और सत्ता हस्तांतरण जून 1948 के बजाय 15 अगस्त 1947 को होगा। उत्तर पश्चिम में जन्म संग्रह से निर्धारित किया जाएगा कि वे किस अधिराज्य में मिलना चाहते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई को संसद ने इसे पारित कर सम्राट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। जहां भारत इस कानून द्वारा स्वराज प्राप्त हुआ, वहां इसी कानून द्वारा इस देश का विभाजन भी हुआ। नेक्स्ट है 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत किया गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान थे जो इस प्रकार से है। 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में से एक गवर्नर जनरल होंगे।
जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वो विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। भारत मंत्री के पद को समाप्त कर दिए जाएंगे। 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता तब तक उस समय 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों को निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का अंत हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन नए अधिराज्य भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1833 का चार्टर अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल नाम दिया। This is right now end of this video for the listening and thanks always God bless all. Dear friends, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।